था कि ऊंची और नीची जाति दोनों बराबर है, लेकिन ये कहने की सजा में उसका सिर काटकर बीच सड़क पर टांग दिया गया। आइए जानते हैं आज की इस मजेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जहां इंसान की कीमत उसके खून और जाति से तय होती है। उस समय राजा सोंजो का शासन था। ऊंची जाति के लोग पूरी ताकत के साथ राज करते थे और आम जनता, खासकर नीची जाति के लोग, जुल्म और हिंसा भरी जिंदगी जीने को मजबूर थे। ये अत्याचार इतना आम हो चुका था कि कोई भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग थे जो बराबरी और इंसाफ का सपना देखते थे। वो लोग छुपकर इकट्ठा हुए। वो लोग एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ कोई जाति भेद ना हो। लेकिन राज दरबार ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया और राजगद्दी के लिए खतरा बताया। फिर क्या था, उन पर बेरहमी से हमला किया गया। उनके नेताओं को पकड़कर सरेआम सिर काट दिया गया ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इसी निर्दयी दुनिया में दो लड़के बड़े होते हैं। पहला है चोन योंग, जो इस कहानी का हीरो है। वो एक गुलाम है जो आजादी की तलाश में जी रहा है। दूसरा है जोंग रयो, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और एक अमीर और ऊंची जाति के अधिकारी का बेटा है। दोनों बचपन से साथ बड़े होते हैं, भले ही उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। हमारे हीरो के माता पिता सिर्फ साधारण लोग थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग हमेशा से थी। असल में हीरो एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसकी माँ को कर्ज चुकाने के लिए गुलाम के रूप में बेच दिया गया। उस समय हमारा हीरो माँ के पेट में ही था, इस वजह से उसे भी गुलाम घोषित कर दिया गया। यानी उसने दुनिया देखे बिना ही गुलामी की जिंदगी पाली। उसका पिता न्याय के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया, क्योंकि ये उस देश का पवित्र कानून था। उस कानून के मुताबिक माँ और पिता में से कोई गुलाम हो तो बच्चा अपने आप गुलाम माना जाता है। हीरो को ली जोंग रयो नाम के लड़के की गुलामी करने के लिए भेज दिया जाता है। वो लड़का रक्षा मंत्री के परिवार का बेटा था और ये परिवार जोसेन का सबसे ताकतवर योद्धा परिवार माना जाता था। उसकी हवेली दौलत से भरी हुई थी। वहाँ 100 से ज्यादा गुलाम रहते थे। पुरुष गुलामों को भारी काम दिए जाते थे, जैसे झाड़ू लगाना, रसोई का काम, घोड़ों की देखभाल करना, और महिला गुलामों को अलग अलग घरेलू सेवाओं में लगाया जाता था। रक्षा मंत्री चाहता था कि उसका बेटा जोंग रयो एक ऐसा सेनापति बने जिससे कभी कोई गलती न हो। इसलिए जब भी तलवारबाजी की ट्रेनिंग में छोटे मालिक से जरा सी भी चूक होती तो उसे मारने के बजाय गुलाम को मारा जाता था, क्योंकि उसके पिता उसे एक बड़ा सेना नायक बनाना चाहते थे, जिस वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं होने चाहिए। इसलिए उसकी सजा गुलामों के शरीर से वसूली जाती थी। प्रेजेंट वाला गुलाम बेहोश हो जाता है, इसलिए अब हमारे हीरो को उसकी जगह खड़ा किया जाता है। हमारे हीरो को समझ नहीं आया कि उसे सजा क्यों दी जा रही है, जबकि उसने कोई गलती की ही नहीं थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक गुलाम की आवाज की कोई कीमत नहीं थी। फिर रात को पता चलता है कि उस बेहोश होने वाले गुलाम की इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से मौत हो गई। उस रात हीरो का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। वो आंख तक नहीं बंद कर सका। छोटा मालिक पछतावे के साथ उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन हमारे हीरो ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो हवेली से भाग निकला, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहाँ उसने जो देखा उसने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया। असल में उसके पिता को मार दिया गया था, जिससे वो और टूट जाता है। कुछ ही समय बाद मालिक के आदमी वहाँ पहुँचे और उसे पकड़कर वापस ले गए। उन्होंने उसके हाथ पर भागने की सजा का निशान लगा दिया, जो उसके गुलाम होने की निशानी थी। इसके बावजूद उस बगावती दिल वाले लड़के ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप अपने मालिक की तलवारबाजी की ट्रेनिंग देखता रहता था। भगवान की दी हुई काबिलियत से वो सारी चालें याद कर लेता था। कड़ी सजा से बचने के लिए वो रात में छुपकर मालिक के बेटे को तलवार चलाना सिखाने लगा। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसकी वजह से उसे एक बार भी कोड़े पड़े तो वो उसे 2 बार मारेगा। एक दिन मालिक ने ये देख लिया कि वो उसके बेटे को तलवार चलाना सिखा रहा है, लेकिन जब उसने लड़के की फुर्ती और हुनर देखा तो वो उसे रोकता नहीं है, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका बेटा एक काफी ताकतवर तलवारबाज बने। आखिरकार हमारे हीरो को आधिकारिक तौर पर ली जोंग का तलवार अभ्यास का साथी बना दिया गया। जैसे जैसे जोंग रयो की तलवारबाजी सुधरती गई, वैसे वैसे हमारे हीरो को भी थोड़ी आजादी मिलने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। दोनों साथ साथ बड़े हुए और उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। जोंग रयो तलवार में माहिर था, फिर भी अक्सर अपने दोस्त से हार जाता था। एक बार हमारे हीरो ने कहा कि जोंग रयो की तलवार में खून की भूख नहीं है, तेरे अंदर गुस्से की कमी है। जोंग रयो ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब मैं अपने असली दुश्मन से भिड़ूंगा तब मेरी तलवार खुद गुस्से से भर जाएगी। जब समय आया कि जोंग रयो सेना की परीक्षा दे और सेनापति बने तो नतीजा उसके उम्मीद जैसा नहीं रहा। वो बार बार फेल होता रहा। ये बात उसके पिता को बहुत गुस्सा दिलाती थी। तभी हमारे हीरो ने एक गुप्त प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो परीक्षा उसकी जगह खुद देगा और परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। अगर वो ऐसा कर सका तो उसे गुलाम होने से आजादी मिलनी चाहिए। उप रक्षा मंत्री शर्म और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस शर्त को मानने पर मजबूर हो गया। इसके बाद नायक ने पूरी लगन से हर कला सीखनी शुरू कर दी, अपने प्रिय दोस्त के लिए और उस नई जिंदगी के लिए जो उसका इंतजार कर रही थी। परीक्षा के दिन दोनों ने अपने हाथों पर लाल कपड़ा बांधा। ये उनकी दोस्ती का प्रतीक था और एक दूसरे के लिए जान देने की कसम भी। हमारे हीरो ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। वो एग्जाम में सबसे ऊंचे अंकों के साथ पास हुआ। उसे राजा की ओर से एक खास तलवार मिली, जिस पर नाम लिखा था
ली जोंग रयो, युद्ध का महान योद्धा। साथ ही उसे एक कीमती नीले रंग का लबादा भी मिला जो केवल सबसे श्रेष्ठ योद्धा को दिया जाता था। हमारे हीरो को गर्व हुआ जब उसने वो लबादा पहना, लेकिन उसने तलवार, लबादा और सम्मान सब कुछ अपने दोस्त को सौंप दिया ताकि बदले में उसे गुलामी से मुक्त करने वाला पेपर मिल सके। लेकिन तभी उपरक्षा मंत्री ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने वादा तोड़ दिया और हमारे हीरो को मारने की योजना बना ली ताकि ये राज हमेशा के लिए दब जाए। ये जानकर जोंग रयो अपने पिता पर बहुत गुस्सा हुआ। वो बोला कि एक गुलाम भी अपना वादा निभाता है तो आप क्यों नहीं निभाते, लेकिन उसके पिता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। फिर जोंग रयो हमारे हीरो से मिलने गया। हमारा हीरो गुस्से में था और आजादी के कागज मांग रहा था, लेकिन जोंग रयो ने उसे सब बता दिया कि कैसे उसके पिता उसे मारना चाहते हैं। हमारे हीरो ने बस इतना ही पूछा कि क्या मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सुनकर जोंग रयो को बहुत पछतावा हुआ। उसने राजा की दी हुई तलवार हमारे हीरो को लौटा दी और उसे भागने का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हमारे हीरो की आजादी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसे गुलामों का शिकार करने वाले लोगों ने पकड़ लिया। जब वो फिर से उपरक्षा मंत्री के सामने आया तो उसने जोंग रयो की परीक्षा में धोखाधड़ी की सच्चाई सबके सामने रख दी। ये सुनकर उपरक्षा मंत्री गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसका बेटा बीच में आ गया और हमारे हीरो की जान बख्श देने की गुजारिश की। लेकिन हमारा हीरो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसने ललकारते हुए कहा कि मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जोंग रयो को गहरा पछतावा था, लेकिन वो सबके सामने एक गुलाम की धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यहीं से उन दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़ी जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली थी। जोंग रयो ने हमारे हीरो के हाथ से लाल कपड़ा खींचकर निकाल दिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। उसी समय देश की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। जापानी सेना ने जोरदार हमला कर दिया। डरपोक राजा ने महल और जनता को छोड़कर उत्तर की ओर भागने का फैसला कर लिया। जोंग रयो राजा का करीबी अधिकारी था, इसलिए उसे भी राजा की रक्षा में साथ जाना पड़ा। महत्वपूर्ण मिशन की जानकारी मिलने के बाद जोंग रयो ने अपनी माँ और पत्नी को बताया कि वो उसके पिता के राज कार्य से लौटने का इंतजार करें और फिर साथ में किसी और शहर चले जाएं। महल से निकलने से पहले जोंग रयो एक बात नहीं भूला। उसने हमारे हीरो की हथकड़ियाँ खोल दी। उसे उम्मीद थी कि युद्ध के इस अराजक समय में उसका दोस्त जिंदा बच जाएगा और उसे सच्ची आजादी मिल जाएगी। दुर्भाग्य से उनके पास अलविदा कहने का भी मौका नहीं था, क्योंकि वो अब भी बेहोश था। उसी रात जब युद्ध की खबर हर तरफ फैल गई, तब सालों से दबाए गए गुलामों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने मालिकों को निर्दयता से मार डाला।